मधु को कॉलेज से घर लौटना कितना सुकून देता है। लगता है पंख लगाकर उड़ते हुए पल क्षण में ही घर पहुंच जाए। आराम से पैर पसाकर कुछ देर सुस्ता ले, कोई एक कप चाय का पकड़ा दे और प्यार से पूछे, गरम पकौड़े खाओगी? भूख लग रही होगी ना। पर यह केवल उसका ख्याली पुलाव ही है और रहेगा भी। घर की हालत, महानगर की महामारी और घर को आर्थिक सहारा देने के लिए लाई गई बहू से भला कौन पूछेगा कि बहुत थक गई है, थोड़ा आराम कर ले। अपने इसी ख्याली पुलाव को रोज पकाने की चाहत के स्वप्न लोक से वह बाहर आती है और अकेले ही खिड़की की तरफ मुंह करके मुस्कुरा देती है। धड़धड़ाती हुई लोकल ट्रेन ने एक दूसरी को क्रॉस किया और एक छोटे प्लेटफॉर्म पर रुक गई। ट्रेन से उतर लोकल बस और फिर 1 किलोमीटर पैदल चलती हुई तब पहुंचती है वह घर। महानगर की एक चालनुमा बिल्डिंग के तीसरे माले पर 2 कमरे, एक किचन और माले के आखिरी छोर पर बने लेट बाथ। हाँ, बस यही है घर। घर जहाँ फैला होगा सारे दिन के कोहराम का पसारा। पर फिर भी उस घर में भी लौटना अच्छा लगता है, क्योंकि नन्ही पाखी और छवि बेताब होती है उसके गले में बाहें डालने के लिए। पाखी देखते ही लिपट जाती है और सूखी पड़ रही अतड़ियों में भी स्तन चूसती सो जाती है। भूख से बेहाल होते हुए भी उसके नन्हे होठों का स्पर्श पाते ही जाने कहाँ से में सुलाने लायक दूध उतर आता है स्तनों में। मम्मी मम्मी, अम्मा ने हमें मारा, छवि आंखों से हाथ मलती हुई कहती है। तुमने शैतानी की थी क्या? वो दुलारती हुई बच्ची को घर में फैला पसारा समेटती जाती है। दूसरी तरफ गैस पर चाय का पानी चढ़ा देती है, पर पतीली खाली पड़ी है, दूध नहीं है उसमें। काली चाय में नींबू निचोड़ वही गटक लेती है। 2 कमरों का घर है। अम्मा, बाबूजी, मनोज, गुड़िया के साथ साथ उसका परिवार, मधु, रवि, छवि और पाखी। अम्मा माला लेकर बैठ जाती है। मधु भी सांझ का दिया बाती करती है। अम्मा हाथ जोड़ प्रार्थना के स्वर में रोज गिड़गिड़ाती है, भगवान की तस्वीर के आगे, ठाकुर जी, एक पोता भी दिखा दो। एक पोते की आस में 2 छोरियां संभालनी पड़ रही है। कॉलेज में महिला दिवस पर एक संगोष्ठी का आयोजन है। सुबह जल्दी जाना है। रात में ही सुबह के कामों की तैयारी करके वह रख लेती है। सुबह 5 बजे उठकर सब्जी रोटी बनाकर रख दी और अम्मा को जगाया। अम्मा, आज जल्दी जाना है, सहमे से स्वर में समझाया। अच्छा, अब ये सब भी करना पड़ेगा का? नहीं अम्मा, खाना बना दिया है। अच्छा जा। फिर वही 1 किलोमीटर पैदल, फिर लोकल बस तक पहुंचना। कदम जैसे घड़ी के कांटों की तरह चलने लगते हैं। बस, ट्रेन भागती दौड़ती और वही विज्ञापन। लौटते वक्त रीना भी साथ थी। आज उसे इधर ही कहीं जाना था। रीना मधु के साथ कॉलेज में ही प्रोफेसर है और मधु लाइब्रेरियन। रीना का पुस्तक प्रेम उनकी दोस्ती का कारण है। वह अक्सर किताबें लेने आती और वहीं बैठ जाती। रीना के हाथ में एक पत्रिका है। मधु उससे वह पत्रिका लेती है। पन्ने पलटते ही एक खबर बॉक्स में छपी दिखती है। यह खबर जगह जगह लगे उस विज्ञापन की तरफ ध्यान फिर खींच लेती है। पत्रिका में बड़े अक्षरों में एक लेख छपा है, गर्भजल परीक्षण। क्या हम फिर मध्य युग में लौट रहे हैं? एमिनो सिंथेसिस द्वारा चिकित्सक गर्भ परीक्षण करके यह बता रहे हैं कि गर्भ में पलने वाला शिशु लड़का है या लड़की। रीना को पढ़कर सुनाती है। एक अध्ययन के अनुसार गर्भजल परीक्षणों के बाद 10,000 गर्भपातों में 8,999 गर्भपात कन्याओं के हुए और सिर्फ एक गर्भपात लड़के का कराया गया। वह रीना को देखती है। रीना उसकी आंखों में उस भय को पढ़ती है और कहती है, हाँ तो गलत क्या है? हमारी तरह जिंदगी घसीटती लड़कियां ना ही जन्मे तो अच्छा है। तुम लड़की होकर इस तरह की बात कर रही हो? आश्चर्य होता है मुझे। लड़की हूँ तभी तो कह रही हूँ, रीना हंसते हुए कहती है, पर शायद उसके अंदर भी कोई रोई थी इस बात पर। बेटे की चाह में जाने अनजाने ही
एक हत्यारे समाज को जन्म दे रहे थे लोग, वह कड़वा घूंट निगल लेती है। इसको रोकने के लिए कानून भी बन गए तो क्या हुआ? जानती नहीं क्या? कानून बनने पर यह बात रुक जाएगी क्या? समाज में लड़की यूं ही बोझ समझी जाती है। दहेज हो या बलात्कार, सब लड़की को झेलना होता है। ऐसी स्थिति में लड़की ना ही हो तो अच्छा है। रीना प्रोफेसर है, अपनी फिलॉसफी झाड़ने लगी। पढ़ी लिखी प्रोफेसर से यह सुनना कितना अजीब बात है रीना, मधु ने उसे व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। रीना उसका आशय समझ गई। तेरी भी 2 बेटियां हो चुकी हैं मधु, तब भी तू इसका महत्व नहीं समझी? पगली है तू। आजकल सभी लोग इस परीक्षण के लिए उतावले हैं। गरीब लोग सामान गिरवी रखकर डॉक्टर की फीस दे रहे हैं। उन्हें यह समझाया जाता है कि अभी थोड़ा खर्च कराना है, बाद में तो ढेर सारा दहेज भी देना है, और आजकल तो पढ़ाना लिखाना भी है। लड़की यानी डबल खर्चा। अरे अगर मोहल्ले में चाल में एक औरत यह परीक्षण करवा आई होती है और फिर लड़का होता है तो वह दूसरी तीसरी को यह बात बताती है। सास दूसरी सास को उकसा देती है और हो गया इस विज्ञापन का प्रचार। बच्ची कसर ये पोस्टर पूरी कर देते हैं। ये डॉक्टर भी ना वह बात टालना चाहती है। डॉक्टर क्या करे इसमें? यह तो खोज है विज्ञापन की। हमारे देश के लोग, हमारा समाज ही तो पागल है। पहले साधु महात्मा और तांत्रिक ताबीज बांटते थे, अब डॉक्टर पानी जांचते हैं। रीना वहीं उतर गई और वह अपनी ख्याली पुलाव में खो गई थी। छवि को इस साल नर्सरी से स्कूल में डालना है और पाखी को बेबी सीटर में। अम्मा की जली कटी रोज़ सुनने और लड़कियों को कोसने से बचाने के लिए अब यही एक रास्ता है। कल से सामने वाले चिंटू की ट्यूशन ले लूँगी। पाखी के क्रैच का खर्च तो निकल ही आएगा। पत्रिका हाथ में ही रह गई। रीना जल्दी में भूल गई। मधु पत्रिका पर्स में डालती है। चलो इस बहाने रात में पढ़ने को कुछ मिल गया। घर के दरवाजे पर अम्मा पसर कर बैठी है। छवि और पाखी टकटकी लगाए अम्मा के हाथ देख रही हैं। अम्मा ने छवि के लिए छोटी सी गुड़िया बना दी है। लकड़ी के बिता भर टुकड़े पर चिंदियाँ लपेट लपेट कर बांधते हुए, फुलझड़ी के तार पर कपड़े की चिंदी से बनी छोटी छोटी सी बाहें, मोजे के अंगूठे में रुई भरकर काट लिया और स्किन कलर का गोल चेहरा गढ़ लिया था। अम्मा ने पुरानी साड़ी की किनारी लपेटकर हाथ पैर धड़ सब बना दिए और काले धागे की आँख नाक, लाल धागे के होठ, शादी के पुराने जोड़े के बाल लग गए और लाल पीले कपड़े से कपड़े बन गए। छवि पाखी की आंखें देखती रह गई उस तीसरी गुड़िया को। वाह अम्मा, आपने तो गजब की सुंदर गुड़िया बना दी। मधु देखती रह गई उस खिलौने को। पाखी और छवि भी चूमने लगी। दोनों को चाहिए था वह तीसरी लड़की उनके जैसी, बस ये सजीव है और वह पुतली। मधु अम्मा के हाथ में चाय का प्याला पकड़ाते हुए कहती है, अम्मा आपने छवि और पाखी के लिए कितनी मेहनत की आज। ये बेटियां होती ही ऐसी प्यारी हैं, पर अब कल एक और बनानी पड़ेगी। देखो दोनों को वही चाहिए। मधु ने गुड़िया से खेलती पाखी और छवि की तरफदारी का ध्यान चाहा, पर वे जाने किस मूड में थी। ये खिलौना नहीं है बहू, ये तो टोटका है टोटका। अरे तीसरी लड़की ना हो इसलिए मैंने पुतलन बना ली, अब बेटा होना चाहिए। छवि पाखी की राखी के वास्ते अम्मा ने सच उगल दिया था। अम्मा की साफ गोई अच्छी लगी। मधु हंसते हुए पाखी को उठा सुलाने ले गई। पाखी सो गई। उसका गोरा गोरा गोल मटोल चेहरा और पतली सी सुतवा नाक देखती रह गई। मधु, यह गुड़िया मैंने गढ़ी थी, इतनी सुंदर प्यारी सी है छवि भी, पर अम्मा ने टोटके के लिए बनाई गुड़िया। झूठ ही कह देती कि बच्चों के खेलने के लिए ही बनाई है, तो मन में कसक तो नहीं होती। जब यह बात मधु ने रवि को बताई तो रवि ने हंसते हुए अम्मा की बात पर मुहर लगा दी। हाँ तो गलत क्या कहा माँ ने? रवि मधु के पास आते हुए कहता है, पाखी छोटी है और आजकल 2 बच्चे पर्याप्त हैं, अब हमें नहीं चाहिए बच्चा बच्चा। मधु ने रवि को दूर हटाते हुए कहा। वाह
कैसे नहीं चाहिए? इस बात पर तो आज ही अम्मा की इच्छा पूरी कर देते हैं। और रवि उसके करीब आ गया। पत्रिका पर्स में ही पड़ी रही। सुबह जब कॉलेज के लिए लोकल ट्रेन में पर्स खोलती है तो पत्रिका हाथ में आ गई। पूरा अंक ही गर्भजल परीक्षण पर विशेषांक था। पहला ही आलेख था, एमिनो सिंथेसिस। है क्या? सच तो यह है कि यह प्रक्रिया क्या है, मधु खुद भी नहीं जानती। सोचा चलो पढ़ लिया जाए। डॉक्टर के लिखे उस आलेख में लिखा है, एमिनो सिंथेसिस एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है जिससे गर्भधारण के 16 सप्ताह बाद ही यह पता लगाया जा सकता है कि गर्भ में पलने वाली संतान लड़का है या लड़की। एक्स और वाई क्रोमोजेल का मेल लड़के के जन्म का कारण बनता है और एक्स एक्स लड़की का जन्म होता है। ट्रेन धड़धड़ाकर अंधेरी सुरंग पार करने लगी तो मधु ने पत्रिका फिर पर्स में डाल दी और मन उस अंधेरी सुरंग तक पहुँचने विज्ञापन की रोशनी के पहुँचने पर सोचने लगा। बच्चा होने की सारी जिज्ञासा 9 माह का इंतज़ार ही ख़त्म कर दिया इसने तो। कॉलेज से लौटते और कॉलेज से जाते जिंदगी एक ही रास्ते पर चल रही है। आज शाम को थोड़ा जल्दी आकर पाखी के झूला घर होती हुई आऊँगी। यही सोचकर घर से निकली तो रास्ते में फिर रीना मिल गई। बस स्टॉप पार करते हुए, चलो अच्छा हुआ 1 घंटा ट्रेन में गप्पे लगाते हुए रास्ता अच्छा कटेगा, यही सोच रही थी। ट्रेन सामने थी पर पैर रुकने लगे, उबकाई सी आई और चक्कर आने लगे। रीना ने बोतल से पानी निकाला। क्या कर रही है मधु? ट्रेन छूट जाएगी। तू जा रीना, मैं नहीं चढ़ पाऊंगी, मधु ने उबकाई रोकते हुए कहा। कुछ हुआ? कुछ बासी खाना वाना खा लिया क्या? रीना पर्स में इलायची ढूंढने लगी। नहीं तो, बोलते बोलते ही प्लेटफॉर्म पर ही उल्टी हो गई। मधु, कहीं तू? रीना ने आश्चर्य से पूछा था। शायद। ट्रेन पटरी पर सरकती रही और मधु रीना के साथ प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठी सामने की दीवार पर लगे विज्ञापन को देखती रही। अब क्या होगा? ऑटो पकड़ा और घर लौट आई। रीना अगली ट्रेन से मधु की एप्लीकेशन ले कॉलेज चली गई थी। घर लौटकर आंखें बंद कर कर वह लेट गई। बहुत बेचैन था मन। पढ़ी लिखी हूँ, कौन कहेगा मुझे पढ़ी लिखी? अभी तो मैटरनिटी लीव ली थी, 1.25 साल भी नहीं हुआ अभी। कॉलेज में सब मजाक बनाएंगे, सो अलग। फिर तीसरे बच्चे पर लीव भी, और सबसे बड़ी चिंता अगर इस बार भी। मधु के मन में यह सब उथल पुथल मची हुई थी। एमिनो सिंथेसिस, सोनोग्राफी, क्या करूं? सोनोग्राफी इतनी जल्दी नहीं बता सकती, तो क्या विज्ञापन वाली जगह? अम्मा की खुरदुरी हथेली ने माथे का स्पर्श किया। काहे बहू, मन ठीक नहीं का? मधु को जबरन आंखें खोलनी पड़ी। हाँ, जी घबरा रहा है। ले नींबू पानी ले, पित्त बढ़ गया होगा, खाली पेट रहती है सारा दिन। अम्मा के मातृत्व के आगे मधु न नहीं कर पाई। चुपचाप ग्लास खाली कर दिया था। थोड़ी ही देर में ऐसी उबकाई आई कि सब पानी बाहर आ गया। अम्मा पहचान गई तबीयत का रुख। बहू, तेरे कहीं दिन तो नहीं चढ़े? मालूम नहीं अम्मा, देखती हूँ, नहीं तो डॉक्टर के पास जाती हूँ। पूरे घर में यह खबर फैल गई कि बहू का पैर फिर भारी है। रवि ने आते ही उसे चेतावनी सी देते हुए कहा, इस बार बगैर जांच के नहीं चलेगा। अम्मा कह रही थी तुम्हें उल्टियाँ हो रही हैं। हाँ, तब फिर परेशान कर रखा है सबने। वह करवट बदल लेती है, नजरें नहीं मिलाना चाहती। इतनी जल्दी क्या थी बेटे की? भुगतना तो हर हाल में उसे ही है, क्या करे? एमिनो सिंथेसिस, सिरिंज से एमिनियोटिक फ्लूइड का निकालना जाना, कल्पना मात्र से ही सिहर उठी वह। छवि पाखी को मच्छर या चींटी भी काटे तो वो परेशान हो जाती है, और अपने ही उस नन्हे से जीव में जान पड़ने से पहले ही कोई शीशी भर निकालेगा तो कैसा अजीब सा मन होने लगा। और इस बार भी लड़की हुई तो तब क्या करेगी वह? एबॉर्शन? औरत होकर भी औरत के खिलाफ। XX और XY के चक्कर में क्या रवि को समझा पाएगी कि बेटियों के लिए तुम जिम्मेदार हो, क्योंकि Y क्रोमोसोम्स औरत के पास होता ही नहीं। सुबह सुबह
रवि ने चाय लाकर दी। मधु उठो, आज मैंने भी छुट्टी ले ली है, डॉक्टर वर्मा के क्लिनिक पर चलते हैं। मगर मधु ने ना कर दी। घर में कोहराम मच गया। अम्मा हे प्रभु करने लगी। रवि ने खाने की भर थाली यूं ही पटक दी और चले गए दफ्तर। अम्मा ने सुबह से एक बार भी नहीं पूछा, बहू जी कैसा है? केवल एक ना करने पर, वह भी केवल परीक्षण नहीं करवाने के लिए। औरत रहेगी ही नहीं तो पुरुष को वंशज उत्पन्न करने के लिए कोख कहाँ से मिलेगी? पर कौन समझाएगा इस मोक्ष के लालची समाज को? पुत्र तार देगा और पुत्री जीते जी मार देगी। जो समाज इस मानसिकता के साथ आज भी चल रहा है, उसके खिलाफ किसी को तो लड़ना होगा। मधु चुपचाप डॉक्टर वर्मा के क्लिनिक की ओर चल देती है। डॉक्टर वर्मा को समझाती है, मुझे हर हाल में सिर्फ बेटे की ही रिपोर्ट चाहिए। डॉक्टर वर्मा रवि को फ़ोन करती हैं, रिपोर्ट लेते जाना, कल मधु आई थी जांच के लिए। शाम को रवि मिठाई का डब्बा हाथ में लिए घर लौटते हैं। घर में फिर कोलाहल मचता है, इस बार खुशी का। 9 माह उसी तरह सहेजते हुए गुजरते हैं। इस बार बेटा है बहू के गर्भ में। अम्मा ने अब छवि पाखी को भी प्यार करना शुरू कर दिया। उनकी पीठ पर भाई जो आ रहा है। मधु अकेले में अपनी बढ़ती कोख पर हाथ फेरती है। बच्चे मुझे माफ़ कर देना, तुम जो भी हो मेरे हो। तुम्हें बचाने के लिए एक झूठ बोला है मैंने। मैं जानती हूँ तुम्हें मारने के पाप से यह झूठ कहीं बड़ा पुण्य है। प्रसव पीड़ा का सारे घर को इंतज़ार है। पीड़ा की लहरें यह सोचने ही नहीं दे रही हैं कि तुम जो आने वाले हो तुम कौन हो, लड़का या लड़की। एक जोरदार दर्द की लहर से सारा लेबर रूम घूम गया और मधु पीड़ा मुक्त हुई। पर बच्चे की आवाज़ नहीं आई थी रोने की। डॉक्टर ने सॉरी कहा और मधु के सामने मृत जन्मी बेटी को कपड़े में लपेट दे दिया। अम्मा और रवि को यह खबर हो गई थी। दोनों मधु के सिरहाने खड़े थे, नम आंखें और उतरा चेहरा लिए। मधु ने नर्स से कहा, मैं देखना चाहती हूँ अपनी बच्ची को। मधु ने उसे गोद में लिया, उसे प्यार भी किया, पर जीवन नहीं दे पाई। शायद अभिमन्यु की तरह उसकी बेटी ने ही कोख में ही जान लिया था कि उसका परिवार नहीं चाहता कि वह जन्म ले। पर मधु ने तो कोशिश की थी अपने अस्तित्व को बचाने की। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।